क्या पिछले 70 साल से भारत की सेना बगैर किसी रक्षा नीति के ही काम कर रही थी? क्या भारत की कोई रक्षा नीति थी ही नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तो यही मानना है। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश की कोई रक्षा नीति नहीं थी। यदि इससे जुड़ी कोई नीति थी भी तो वह विदेश नीति की परछाई मात्र थी। लेकिन भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर ये साबित कर दिया कि उसकी नीति है, और ये नीति क्या है ये भी भारत ने स्पष्ट कर दिया। वो रास्ता मोदी जी ने तय कर दिया है और वो रास्ते में 8 साल की हमारी यात्रा समाप्त भी होगी। सुरक्षित भारत का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई थी। इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा प्रच्छन्न रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो गया। हम विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी है। जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई इस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और ये निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ है। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी तब 2 ही देशों की बात होती थी, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ गया है। हमारे महान भारत का नाम जोड़ने का काम। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विचारों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वैचारिक संघर्ष के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बने हैं। विचारों का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन संघर्ष नहीं। हिंसा और वैचारिक लड़ाई, इसका रणक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी से ही इमर्ज होती है। युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दें। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हम क्यों चिंता करें? एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें। समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो ही बाहर आएगा। और मैं आज इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि कोहिनूर को कोई 10,000 फुट नीचे भी दफना दे, कभी न कभी वो अपने मूल स्वरूप में दैदीप्यमान होकर बाहर आए। आइडियोलॉजी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने से आइडियोलॉजी कभी प्रस्तावित भी नहीं होगी। ना हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते, ना इसकी स्वीकृति ला सकते। विचार और विमर्श से ही स्वीकृति आती है। विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी आगे बढ़ती है। और विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी युगों युगों तक चलती है। और ये हमारा रास्ता है। इस देश के अंदर नालंदा हो या तक्षशिला हो, तोड़ने वाले चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। कहते हैं जब नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया 6 महीने तक धुआं उठता था। ठीक है, इनको त्वरित संतोष मिल गया होगा, मगर जिस विचार को वो जलाना चाहते हैं वो आज भी अक्षुण्ण है और अपनी जगह पे गौरव के साथ